नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा। राजनीति परसेप्शन का खेल है तो धारणा बनाम वास्तविकता की लड़ाई भी। मायने ये रखता है कि किस मुद्दे को जनता के बीच पार्टियां किस नजरिए से रख रही हैं। संविधान पर संसद में चर्चा हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने 1951 से लेकर के 24 तक इतिहास में घटित तथ्यों को पेश कर कांग्रेस पर जमकर हमले किए, लेकिन उस पूरे भाषण की एक लाइन विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई। विपक्ष बीजेपी को अंबेडकर संविधान और दलित विरोधी करार देने में जुटा है। इसे लेकर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिलावार सम्मान यात्रा और पर्चे के माध्यम से घर घर पहुंचाने की तैयारी है। इसके पीछे कारण है वो दलित वोट बैंक, जिसकी संख्या देश की बात करें तो लगभग 17% और यूपी में अकेले लगभग सारी आबादी में 20%। और बिना दलित वोट बैंक चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र, किसी भी पार्टी का सत्ता में आना मुश्किल है। तो ऐसे में 27 के लिए अंबेडकर अवश्यम भावी हो चले हैं। देखिए, 27 की डगर तय करेंगे अंबेडकर। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। कांग्रेस दिशाविहीन पार्टी है। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी। संसद में इन दिनों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। गृह मंत्री के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। गृह मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी संविधान के खिलाफ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। संसद के शीतकालीन सत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पहले से ही भाजपा पर हमलावर। अब पार्टी ने 26 जनवरी 2025 तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस हमले को तेज करने की नई रणनीति तैयार कर ली। कांग्रेस पार्टी अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किए जाने के विरोध में 22-23 दिसंबर को देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेगी। साथ ही बाबा साहेब और संविधान पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। वहीं 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 22 और 23 दिसंबर को सारे एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हमारे तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स पूरे देश में 150 प्रेस वार्ताएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे। यानी इस कदम से कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ दलित विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी और जिसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश बनेगा। वो उत्तर प्रदेश जहां दलितों की आबादी देश में सबसे ज्यादा है। वो उत्तर प्रदेश जहां पीटीएफ वोट बैंक निर्णायक की भूमिका में है। जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है अमित शाह जी ने, कहीं अंबेडकर जी भी नहीं कहा, बाबा साहब भी नहीं कहा, केवल अंबेडकर 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 बोला है। इसका मतलब कि अंबेडकर जी के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये सम्मान नहीं करते और पूरी तरीके से आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, ये अंबेडकर साहब के दिखाए हुए
रास्ते पर नहीं चलना चाहती, वो संविधान के विरोध में है और ये दलित विरोधी है। एक तरफ कांग्रेस ने घर घर बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अब इस मुद्दे को पीडीए समाज से जोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीडीए परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसका शीर्षक था खूब बाबा साहेब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। इस चिट्ठी के माध्यम से अखिलेश ने बीजेपी पर पीडीए समाज से अन्याय का आरोप लगाया। साथ ही ये आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान से नहीं चलती, बल्कि ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। उन्होंने पीडीए समाज से अपील की कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में वो उनका साथ दे। सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के, बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के तमाम जिलों में बीजेपी को अंबेडकर का विरोधी बता करके ये साबित करने में जुटी हुई है कि बीजेपी ने अंबेडकर का अपमान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव अपनी चिट्ठी के जरिए पीडीए परिवार को ये बताने में जुटे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अंबेडकर ही नहीं, बल्कि संविधान की भी खिलाफत करती है। यानी मकसद पूरी तरीके से साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ही अपने मिशन संविधान की धार को तेज कर दिया है। यूपी में करीब 90% आबादी पीडीए समाज से आती है। ऐसे में संविधान और बाबा साहेब के सेंटिमेंट को जोड़कर अखिलेश और राहुल गांधी दलित के साथ साथ पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटर्स को साथ लाकर पीडीए वोट बैंक को एकजुट करने में लगे, जैसा ही दोनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। उस दौरान भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरकर यूपी में बीजेपी के किले में जबरदस्त सेंधमारी की थी। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार ये तर्क दे रही हैं कि गृह मंत्री के बयान को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस दिशा विहीन पार्टी है और उसने इतना अपमान किया है बाबा साहब का, और जो चुनाव में लोकसभा के उसने आरक्षण का और संविधान का खतरे का झूठ फैलाया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। अमित शाह जी ने एक एक बिंदु का जो खुलासा किया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस बैकफुट पे जाने के बजाय वो फिर से दूसरा दुष्प्रचार लेकर सामने आ गई। कांग्रेस ने कभी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर के कभी खुल करके समर्थन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं किया, हमेशा विरोध किया कांग्रेस ने। कांग्रेस को अम्बेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। अम्बेडकर की, क्योंकि संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर रखा है जो उनकी आत्मा को था। जब जिंदा थे अम्बेडकर तो उनके खिलाफ, उनके सेवक को ही कचोल करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था, प्रचार करके उनको हराया था। 2024 के बाद अब बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का फोकस 2027 पर है। ऐसे में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सत्ता की वो चाबी है जिसे हर कोई अपने पाले में लाने की जुगत कर रहा है, और इंडिया गठबंधन का पीडीए वाला फॉर्मूला इसकी तस्दीक करता है।
वहीं भीमराव अंबेडकर पर बीजेपी को घेरकर विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में लगा है कि बीजेपी बाबा साहेब के संविधान, उनके उसूलों को नहीं मानती। हालांकि संविधान और आरक्षण पर मचे सियासी बवाल का किसे कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। तो अब सबसे पहले आपको अंबेडकर और संविधान को लेकर दो लड़कों का यूपी प्लान क्या है, कैसा नजर आ रहा है, वो दिखाते हैं। पहले तो कांग्रेस की तैयारियों की बात कर लेते हैं। गृह मंत्री के अंबेडकर पर दिए बयान पर घेराव का कांग्रेस का प्लान है। इसके तहत देखिए क्या होगा। देश के हर जिले में सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी के खिलाफ अंबेडकर विरोधी नैरेटिव सेट करने की इसके माध्यम से कोशिश होगी, जो कि कांग्रेस करती भी नजर आ रही है। यूपी पर कांग्रेस का आप जानते हैं खास ध्यान है इस वक्त, और खास करके इनमें दलित वोट बैंक को एकजुट करने पर कांग्रेस फोकस कर रही है, ताकि 2027 का जो चुनाव है उससे जोड़ के अगर देखें तो 27 का चुनाव, उसमें मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। दिल्ली के लिए यूपी जरूरी है और इस लिहाज से यूपी में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है और यह कांग्रेस जानती है। यूपी में पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में होगी, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में सीटों की बार्गेनिंग उतनी आसान होगी और इस लिहाज से कांग्रेस दलित मुस्लिम यानी कि अपने डीएम प्रयोग पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अब आपको समाजवादी पार्टी का प्लान भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। ये तो बात हुई कांग्रेस की। सपा का प्लान देखिए। यूपी के घर घर जाकर पीडीए पर्चा बांटने की तैयारी है और पीडीए पर्चा इसके माध्यम से क्या करेंगे, गृह मंत्री के बयान को पीडीए विरोधी बताने की कोशिश होगी। जो पीडीए समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी इमेज बनाने का प्रयास होगा, जितना मजबूत किया जा सके उसे उतना प्रयास होगा। दलित वोट बैंक में बिखराव का फायदा उठाने का यह सीधा सीधा प्लान है। खासकर जाटव वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर है, जो अभी भी मायावती के साथ तो है लेकिन बसपा की कमजोर होने की स्थिति में विकल्प की तलाश में भी है। और इसके माध्यम से देखिए संविधान के बहाने पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। यह अखिलेश यादव का पीडीए प्लान है, आप जानते हैं, जिसमें यूपी की 90% आबादी आती है और इसको देखते हुए फोकस में फिलहाल दलित और मुस्लिम वोट बैंक ही दिखाई देता है। 2024 यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इम्तिहान का साल रहा। पहले लोकसभा चुनाव की लड़ाई और फिर यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, और इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। लेकिन विपक्ष संविधान के बहाने अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा है। उधर अखिलेश के पीडीए के ब्रांड एम्बेसडर और दलित चेहरा माने जाने वाले अवधेश प्रसाद ने साफ कहा है कि गृह मंत्री ने संविधान के रचयिता का अपमान किया। देश का दलित समाज इस बात से आहत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी को देश के सामने अपनी बात वापस लें, अपनी विचारधारा को स्पष्ट करें। मैं समझता हूं कि ये उनका बड़प्पन होगा कि बाबा साहब अपमान जो किया है वो अपमान से लोग आहत हैं, इसलिए उनको पूरी तरह से खेदजनक भाषा में अपनी बात रखना चाहिए। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। साफ कहा कि ये दिशाहीन लोग हैं और जनता इनका सच जान चुकी है। इनके पास रचनात्मक कोई विषय उठाने के लिए नहीं होते हैं। यह ऐसे विषय उठाते हैं जिससे सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाए। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है और जिस रास्ते पे यह लोग चल रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत होगा और समाप्तवादी पार्टी सपा बनेगी। दरअसल यूपी की सियासत में दलित वो वोट बैंक है जिसके बिना किसी की सरकार ना तो बन सकती है और ना ही चल सकती। वहीं पिछले 10 सालों में दलित वोट बैंक की भूमिका में इतना बदलाव आ गया कि तमाम सियासी दलों को इसके लिए अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा। किसी जमाने में एक मुश्त और एक तरफ पड़ने वाला ये वोट बैंक समय के साथ कैसे बिखर गया, इसके पीछे की कहानी को जानना और समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 40% से ज्यादा की ताकत रखता है पिछड़ा वर्ग और इस 40% वोट बैंक में करीब 21% की गिनती दलित वोटर्स की है। 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। यूपी की सियासत में 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की कहानी शुरू हुई और 2014 में बीजेपी ने सूबे के बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया। लेकिन 2024 में एक बार फिर ये वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर गया।
हालांकि अंबेडकर के सहारे 2027 में किला फतेह करने का सपना देख रहे दोनों लड़कों के बीच अब मायावती ने भी अमित शाह को घेरा है। उनके बयान को बाबा साहेब के साथ साथ पूरे दलित समाज के अपमान से जोड़ दिया है। बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। सभी दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर करते हैं। बीजेपी जहां अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना दिख रही, तो वहीं अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव वाला कमाल अपने पीडीए के सहारे करना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है? क्या अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है? क्या आम जनमानस खुश है, लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब बात चली अंबेडकर पर। विपक्ष के घेराव की भी कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू एकता के नाम पर पीडीए और डीएम समीकरण जो है दलित मुस्लिम समीकरण, उसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। लेकिन अंबेडकर का अपमान और दलितों के मुद्दे पर विपक्ष का यह नैरेटिव और आगे बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ के सामने विकल्प क्या नजर आते हैं। देखिए, गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ना और सबसे पहले तो इसकी काट नए सिरे से ढूंढनी पड़ सकती है अगर ये और चला तो। इसके अलावा हिंदुत्व से पीडीए में सेंधमारी के प्लान पर काम को और ज्यादा मजबूती से इस पर अमल करना होगा। आक्रामक हिंदुत्व की जगह एक बदलाव सॉफ्ट हिंदुत्व का भी अपने इमेज में लाना होगा योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के एक राय नहीं नजर आती, खासकर मोहन भागवत के बयान के बाद। उधर देखिए, पीडीए समाज के बीच भरोसा पैदा करना, इसमें आप देखिए अल्पसंख्यकों को अगर छोड़ भी दे ए से, तो पिछड़ा दलितों को फोकस में रखते हुए योगी सरकार को काम करना होगा, क्योंकि अगर पीडीए छिटका तो फिर 27 में वापसी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये जानते हैं कि यूपी को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी भी मुद्दे की तोड़ कैसे और कब निकालनी है, और उनके पीछे प्रयोग रहे हैं उन्होंने ये साबित भी किया है। तो इतना साफ है कि 27 में पक्ष विपक्ष की लड़ाई कांटे की होगी, नैरेटिव की होगी, और जिसका नैरेटिव चला वहीं बनेगा 27 का सत्ताधीश। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।